हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हम आज का अपना ये वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 67 यानी कि 67वां। और पहला क्वेश्चन है, बाय द टाइम ही केम टू द अर्ली स्टेज ऑफ 29th century, due to the ongoing Indian independence struggle and the Gandhian strategy of mass involvement in national struggle, the peasant and worker too became a part of the national movement. Consequently, separate organization representing the interest of the peasants and worker took shape in different parts of India. Which of the following reasons intensified the labor movement in India इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 20th century? आपको बताना है कौन सा लेबर मूवमेंट शुरू हुआ तब 21st सेंचुरी के पहले क्वार्टर में। तो पहला ऑप्शन है ये, इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश लेबर मूवमेंट, यानी कि जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था इसमें ब्रिटिश लेबर मूवमेंट जो हुआ था उसका हाथ था। दूसरा, रशियन रिवॉल्यूशन था 1917 का, इसकी वजह से ऐसा हुआ था। तीसरा, राइज इन दी कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और चौथा है, लेजिस्लेटिव मेजर्स ऑफ द ब्रिटिश अगेंस्ट इंडियन लेबर, यानी कि कुछ ऐसे कानून आए थे जो कि लेबर्स के अगेंस्ट थे। तो इसीलिए सारे मूवमेंट फर्स्ट क्वार्टर में 20वीं शताब्दी के शुरू हो गए थे। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है ये 2 और 3 ओनली, बाकी 2 गलत है। ब्रिटिश लेबर मूवमेंट का वैसा कोई खास इन्फ्लुएंस नहीं रहा, तो इसलिए उसको रीज़न नहीं मानते हैं हिंदुस्तान में लेबर मूवमेंट के लिए। और सेवरल वेलफेयर मेजर्स हुए थे टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर एंड टू इम्प्रूव देयर वर्किंग कंडीशंस। तो ये कुछ ऐसे मेजर्स थे जिनको किया गया था, तो इसलिए भी ये ऐसा कोई रीज़न नहीं रहा। इससे एम्प्लॉय का काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप स्टैब्लिश हुआ था, यानी कि भरोसा बढ़ा था। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द इंडिया इज़ नॉट करेक्ट, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो इंडिया का था उसके संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है सी, द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे दे आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है, दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था उसके लिए। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इसरो RLV-TD। इसरो के एक RLV-TD करके मिशन है, उसका रिगार्डिंग कोई स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा सही है उसके रिगार्डिंग। तो पहला है, इट इज़ अ काइंड ऑफ सिंगल स्टेज टू ऑर्बिट हाइब्रिड लॉन्च व्हीकल, ये एक सिंगल स्टेज हाइब्रिड लॉन्च व्हीकल है। दूसरा, लिफ्टिंग एंड रेंट्री इज डन थ्रू क्रायोजेनिक एंड स्क्रैमजेट इंजन, यानी कि लिफ्टिंग और रेंटरिंग यानी कि ज़मीन से उठा के आसमान तक ले जाना और घुमाना, ये दोनों क्रायोजेनिक इंजन और स्क्रैमजेट इंजन काम करता है। तीसरा है, इट्स मच लाइटर इन वेट दैन द कन्वेंशनल लॉन्च व्हीकल, यानी कि जो पुराने लॉन्च व्हीकल है इसरो के उनसे काफ़ी ज़्यादा हल्का है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट RLV-TD के संदर्भ में सही है। तो उसका सही आंसर है A, 3 ओनली, बाकी के पहले 2 स्टेटमेंट गलत है। इन फ्यूचर दिस व्हीकल विल बी scaled up to become the first stage of India's reusable 2-stage orbital launch vehicle। ये 2-stage orbital launch vehicle है जिसको भविष्य में हो सकता है काफ़ी अच्छा क्या बोलते हैं उसको, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिले, जिसकी वजह से इसरो उस पर काम करे आगे। और इट विल बी डेवलप इन फेज़ थ्रू अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट्स, ये फेज़ में बनाया जाएगा कई सारे एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जैसा एक हाइपरसोनिक फ्लाइट एक्सपेरिमेंट होगा, फिर लैंडिंग एक्सपेरिमेंट होगी, रिटर्निंग फ्लाइट एक्सपेरिमेंट होगा और एक स्क्रैमजेट प्रोपल्सन एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which among the following
स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट दी RISAT सैटेलाइट। RISAT सैटेलाइट के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है आपको बताना है। तो उसका सही आंसर है ए, इट्स एन ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट विच रिलाई ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट फ्रॉम द अर्थ और फॉर ऑब्जर्वेशन। यानी कि ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जो सनलाइट रिफ्लेक्ट होती है अर्थ से, यानी जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है उसको ऑब्जर्व करने में मदद करता है। ये एक न्यूली डेवलप्ड एजियल स्पेस क्राफ्ट है जो कि मल्टी मोड है, मल्टी पोलराइजेशन सार सिस्टम इसमें है, ये सी बैंड जुड़ा हुआ है। एंड इसकी जो रीच है ये 10 किलोमीटर से 225 किलोमीटर तक की है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। IFC के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है। पहला, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन फोकस्ड ऑन द प्राइवेट सेक्टर इन डेवलपिंग कंट्रीज। यानी कि बहुत बड़ा डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड का, और ये सिर्फ प्राइवेट सेक्टर पे फोकस करता है, वो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ के। सेकेंड है, the authorized capital stock of the corporation shall be USD 1 billion। यानी जो ऑथोराइज कैपिटल होगी इन ऐसे कॉरपोरेशंस की, उनकी 1 बिलियन US डॉलर होगी। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है सी, बोथ 1 and 2, यानी दोनों ही सही है। IFC एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक का। इट इज़ ए मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक के ग्रुप जो 7 उसके उसमें से एक ये भी है, लार्जेस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन फोकस्ड ऑन द प्राइवेट सेक्टर। तो जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा हो अगर, तो वर्ल्ड बैंक के कुछ अलग अलग यूनिट्स हैं जिसमें 7 में से एक इंडिया उसका मेंबर नहीं है। तो ये उन्हीं 7 में से एक ये इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस इज रिलीज्ड बाय। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस इंडेक्स कौन रिलीज करता है आपको बताना है। तो उसका सही आंसर है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। ये एक सेमी एनुअल फ्लैगशिप पब्लिकेशन है, यानी कि एनुअल हर साल इसको निकाला जाता है ऑन द स्टेट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, विश्व की जो इकोनॉमिक जो आर्थिक व्यवस्था है उसके बेसिस पे। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी। जो नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी NCA उसके संदर्भ में स्टेटमेंट है, आपको बताना कौन सा सही है। पहला, इट हैज़ बीन सेटअप अंडर द फाइनल ऑर्डर एंड डिसीजन ऑफ द नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। यानी कि ये फाइनल जो आखिरी आदेश आया था एकदम किसकी, नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल की, उसके बेसिस पे ये बना हुआ है। दूसरा, द अथॉरिटी इज़ अ बॉडी कॉरपोरेट विथ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। यानी कि एक बॉडी कॉरपोरेट है जिसमें मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र शामिल है। तीसरा है, सेक्रेटरी वाटर रिसोर्सेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द अथॉरिटी। यानी कि जो वाटर रिसोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी हैं वो इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, यानी कि इसके चेयरमैन वो सेक्रेटरी हैं। तो आपको बताने में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है 1 and 3 ओनली। जो सेकंड वाला है वो सिर्फ मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र नहीं बल्कि उसमें राजस्थान भी शामिल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको ध्यान होगा अगर, तो जो चंबल नदी है जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है वो राजस्थान के कोटा से घूमते हुए इसमें आके मिलती है। इस पे 2 बड़े बड़े डैम्स है, जैसे राणा प्रताप सागर और गांधी सागर है। तो राणा प्रताप नियर कोटा आता है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज और आर इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया। यानी कि कौन से इसमें IBA के अंदर आता है। पहला है पैंगोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सेकंड है पैंगोंग सो, ये जो लद्दाख में है लेक हमारा। और तीसरा है रोपर लेक, यानी कि जो ये पंजाब में है, आई गेस आप चेक कर लीजिए एक बार। तो इनमें से कौन सा बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी में आता है।
तो उसका सही आंसर है डी 1, 2 और 3 यानी तीनों ही आते हैं। इनमें सिर्फ वो साइट्स ले जाते हैं जैसे माइग्रेटरी बर्ड्स यानी कि वो पक्षी जो दूसरे देश से हमारे देश में आती हैं, तो जिस लेक में या जिस नदी में आती है उनको इसमें शामिल किया जाता है। तो इनके याद करने का तरीका सबसे अच्छा यही है कि आप माइग्रेटरी स्पीसीज़ को भी पढ़ लें। आप ध्यान दीजिएगा, इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा ये लिस्ट्स आती हैं। कई बार IUCN के रेड लिस्ट या इन सब का डेटा ज़रूर पूछता है, तो आप इसको एक बार रीड ज़रूर कर लीजिएगा एग्ज़ाम से 1 से 2 दिन पहले, ताकि ये चीज़ आपके दिमाग में बनी रहे। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, 2 हैं, एक ग्रासलैंड और एक कंट्री। आपको बताना है कौन सा मैच सही है, यानी कौन सा सुमेल सही है। पहला है डाउन, उसकी कंट्री ऑस्ट्रेलिया। सेकंड लियानोज, वेनेजुएला। थर्ड है विल्ड, साउथ अफ्रीका। तो उसका सही आंसर है डी 1, 2 और 3 यानी कि तीनों ही सुमेल सही हैं। ध्यान दीजिएगा, सारे ग्रासलैंड से अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग पाए जाते हैं, तो इनको आपको याद करना होगा। बेसिकली GC लियोंग करके एक किताब आती है, ऑक्सफोर्ड की है, उसमें ये काफ़ी अच्छे तरीके से दिया है, तो आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन ज्योग्राफी के अक्सर आते हैं, प्री और मेंस दोनों में ही आते हैं, तो आप दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर इसको प्रिपेयर अच्छे से कर लीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, ऑन समर सॉलिस्टाइस द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विल हैव इट्स लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट। यानी जब समर सॉलिस्टाइस होता है, यानी कि जो जून 21 पे जो समर सॉलिस्टाइस होता है, उसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी ध्रुव की तरफ, उत्तरी एरिया की तरफ दिन लंबी होती हैं और रात छोटी होती हैं। सेकंड है, ऑन विंटर सॉलिस्टाइस द सदर्न हेमिस्फीयर विल हैव द लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट। तो यानी कि जो विंटर सॉलिस्टाइस यानी 21 दिसंबर वाला जो डेट है, उसके बाद से यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी ध्रुव की तरफ दिन लंबा होता है और रात छोटी होती है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है सी, बोथ 1 और 2। आप बहुत ध्यान से इस चीज़ों को पढ़िएगा, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं, लेकिन अक्सर इनसे ऐसे क्वेश्चन घुमा के UPSC पूछ देता है कि हम वो चीज़ कर नहीं पाते हैं, और इस वजह से गलतियाँ काफ़ी हो जाती हैं। तो चलिए इसी के साथ जाने से पहले हम आपको हमारे लास्ट क्वेश्चन टेस्ट पेपर GS टेस्ट पेपर 66 का क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर बता देते हैं। तो क्वेश्चन था हमारा, 0 आवर इज ए कंट्रीब्यूशन ऑफ विच कंट्री टू द पार्लियामेंट सिस्टम। यानी जो 0 आवर है, ये देश के किस पार्लियामेंट यानी जो संसदीय है कार्य है, उसने इसको जन्म दिया, यानी कि कहाँ से निकल के आए कॉन्सेप्ट। तो इसका सही आंसर है ए, इंडिया, यानी कि अपने इंडिया ने ही इस कॉन्सेप्ट का स्टार्ट किया था पार्लियामेंट के फील्ड में। और ये रूल्स सबसे अच्छी चीज़ है, इस पर इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये इंडिया ने किया है तो इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और उसमें मेन बात ये याद रखने वाली होती है कि ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन नहीं है, ये कहीं भी मेंशन नहीं है। इस चीज़ को आप ध्यान ज़रूर दीजिएगा। इट स्टार्ट विथ 12 आवर नून एंड एंड्स विथ 1 PM, यानी दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक ये होता है। तो चलिए इसी के साथ हम आज का यानी GS टेस्ट पेपर 67 67वें का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइट फॉर एन इन सीटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन। यानी कि कौन सा इसमें से साइट इन सीटू कंजर्वेशन में नहीं आता। इन सीटू का मतलब जो हैबिटेट ओरिजिनली जहाँ की होती हैं, हम उनका कंजर्वेशन यानी उनका बचाव उसी हैबिटेट में करते हैं। एग्जाम्पल की तरह पे बात करें तो जैसे जो मछलियाँ होती हैं, तो अगर वो तालाब की मछलियाँ हैं तो उनको हमें बचाना है, तो उनको हमें तालाब में ही रख के ही बचाना है, ना कि किसी एक्वेरियम में ऐसा कुछ बना के अपने घर के पास। तो इसी को इन सिटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन बोलते हैं। तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं, कौन से साइट नहीं आते इन सिटू में। तो पहला है ए, बायोस्फीयर रिजर्व, बी, बोटानिकल गार्डन, सी, नेशनल पार्क और डी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ज़रूर दें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।